बेहतरीन कार भी है लोगों के पास BMW, मर्सिडीज़। लेकिन अगर एक बेहतरीन कार के जो ड्राइवर अगर खराब निकले, तो आपकी गाड़ी तो गई। हमारा जो शरीर है, इसका एक्चुअल ड्राइवर है आपका दिमाग, ब्रेन। कि रिश्तों में मानसिक शांति कैसे बनाए रखें? क्योंकि ये भी देखा गया है कि जब एक्चुअल सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप होता है, तो उसमें जो हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल केमिकल का तरन होता है, वो आपका बॉन्ड और मजबूत। नींद हमारे शरीर के लिए एक बहुत अहम ज़रूरत है। देखिए पैर में फ्रैक्चर आ जाए, तो इतना बड़ा प्लास्टर लगा के और दोस्तों को बोलते हैं इसमें साइन करो और बड़ा अच्छे से फ़ोटो लेके फेसबुक में डाल देते हैं। लेकिन हम लोग जब दिमागी बात कुछ होती है, ऑलरेडी हमें पता है कि ये मेरा सबसे अहम हिस्सा है हमारे शरीर का, ये थोड़ा-सा गड़बड़ कर रहा है। तो वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहता है कि मैं लड़खड़ा रहा हूँ। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसके पास आईफ़ोन 13 प्रो, 14 प्रो, 15 प्रो है, मेरे पास भी होना चाहिए। उन लोगों ने वहाँ घूमने गया, हम भी घूमे। बहुत अहम मौका हासिल कर चुके हैं। आईएएस ऑफिसर बने हैं, लंदन में गए हैं, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में गए हैं, इंग्लैंड में गए हैं। क्या नहीं किया? वो करोड़ों रुपया कमाते हैं। नींद के कारण ड्रिंक्स लेते हैं, तो क्या ज्यादा ड्रिंक कंटिन्यू लेना भी एक दिमागी बीमारी को उत्पन्न कर सकता है? नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे मनोचिकित्सक जो 35 साल का अनुभव रखते हैं और भारत ही नहीं, भारत के अलावा कई देशों में जा चुके हैं और अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे कई देश, इंडिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब जैसे बहुत सारे देशों में इन्होंने अपना सेवा दिया है और वहाँ पे जाके भारत का नाम रोशन किया। ऐसे डॉक्टर अब्दुल बशीर जी हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में आज मेहमान के तौर पे हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिंदगी जीत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुखर्जी जी। तो एक मज़ेदार किस्से से हम बात शुरू करते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे साइकियाट्रिस्ट बोला जाता है, मनोचिकित्सक बोला जाता है। तो हम बहुत पहले जब राम मनोहर लोहिया में थे, तो वहाँ कभी-कभी मुझे मेन हॉस्पिटल से बुलाया जाता था। तो या वहाँ से हम लोग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को बुलाते थे अपने डिपार्टमेंट में। तो वो जाके उधर बोलता था कि दिमाग वाला डॉक्टर ने भेजा है। तो मज़ेदार बात है कि सारे डॉक्टर दिमाग वाले होते हैं, तभी वो डॉक्टर बनते हैं। लेकिन समहाउ मुझे इस बात का बहुत गर्व महसूस होता है कि इंसान के जो सबसे अहम हिस्सा है, दिमाग, उसका जो भी तकलीफ़ें होती हैं हम लोग इलाज करते हैं और लोगों को बहुत सारा गलतफ़हमियाँ है। आज का पॉडकास्ट में हम लोग यही सब बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, जो ये मानसिक स्वास्थ्य है उसका रोजमर्रा की जिंदगी पे क्या असर है? देखिए यहाँ एक बड़ा बड़ा मज़ेदार और एक किस्सा आपको बताएँगे। हम सभी के पास कार है, बेहतरीन कार भी है लोगों के पास BMW, मर्सिडीज़। लेकिन अगर एक बेहतरीन कार के जो ड्राइवर अगर खराब निकले, तो आपकी गाड़ी तो गई। तो ठीक इसी तरह से हमारा जो शरीर है, इसका एक्चुअल ड्राइवर है आपका दिमाग, ब्रेन। तो जो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ आपको हो, तो आपको बहुत सारी तकलीफें हो सकती है और काफ़ी आपको महँगा भी पड़ सकता है। कहीं न कहीं हो सकता है कि हमारा शुरू में इस सब बीमारी के बारे में मालूमात इतनी कम थी कि लोग शारीरिक बीमारियों के बारे में जितना मालूमात रखते हैं, दिमागी बीमारी के बारे में रखते नहीं हैं। तो उसके बारे में आलोकपात करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं यहाँ। लोग अक्सर ना शारीरिक जो बीमारियां होती हैं उससे मस्तिष्क की बीमारियों को कम अहमियत देते हैं। देखिए इसमें कई सारे ऑलवेज हम लोग ये सब डॉक्टर लोग ये सब बात लेके सोचते रहते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस, मतलब लोगों को मालूमात नहीं है। जैसा आप सोच के देखिए, एक टाइम था जब चेचक निकलने से लोग पूजा पाठ करते थे, टीका नहीं लगते थे, इलाज भी नहीं कराते थे। लेकिन आज के दिन में देखिए स्मॉल पॉक्स टीका लगाने की वजह से पूरा दुनिया से चली गई है। तो ये हमारा एक तरह से लोगों पे मालूम करने का कमी है। ये शायद गवर्नमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से, हमारे डॉक्टरों की तरफ से भी आम लोगों में ज़्यादा बातचीत हो, लोगों को बीमारी के बारे में, बीमारी का इलाज के बारे में डर हट जाए तो अच्छा रहेगा। एक चीज़ मुझे लगता है कि एक तरह से एक अजीब सा मानसिकता इसमें काम करता है कि हम लोग देखिए पैर में फ्रैक्चर आ जाए, तो इतना बड़ा प्लास्टर लगा के और दोस्तों को बोलते हैं इसमें साइन करो और बड़ा अच्छे से फ़ोटो लेके फेसबुक में डाल देते हैं। लेकिन हम लोग जब दिमागी बात कुछ होती है, ऑलरेडी हमें पता है कि ये मेरा सबसे अहम हिस्सा है हमारे शरीर का, ये थोड़ा-सा गड़बड़ कर रहा है। तो वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहता है कि मैं लड़खड़ा रहा हूँ।
ताकि इसमें होता क्या है कि आपका जब तकलीफ है और आप उसको छुपा रहे हैं, तो आप उसका उपचार नहीं कर रहे, इलाज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बीमारी तो बढ़ेगी, आपको फ़ायदा तो नहीं होने वाला है छुपा के। छुपाना नहीं चाहिए, इलाज करना चाहिए। एक जो ये जो मस्तिष्क की बीमारियों का जो एक चलन है आज देश में हमारा, एक बहुत कॉमन होता जा रहा है। हर एक दूसरे व्यक्ति के अंदर दिमागी बीमारी है, पर उसको वो अच्छे तरीके से या तो जाहिर नहीं करते हैं या उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। इसके ऊपर मैं ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि तनाव, चिंता और डिप्रेशन, ये तीनों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डिप्रेशन एक डायग्नोसिस है, एक बीमारी का नाम है डिप्रेशन। और तनाव क्या है कि एक तरह से बोल सकते हैं वो कारण है। तनाव हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। तो आपको बड़ा एक मस्त बड़ा अच्छा सा एक मिसाल दूंगा। आप पॉकेट में 1000 का या 500 का नोट लेके घूमते हैं और कई साल बाद ऐसा दिखता है कि नोट बिल्कुल फट गया है। कोई इतना कीमती नोट को फाड़ता तो नहीं है। तो ये नोट बार बार फोल्ड होते हुए आपका पॉकेट में जाते जाते ये अंदर से कुचल गया है। तो तनाव क्या होता है कि आपके ज़िंदगी में, आपको ज़िंदगी में जो आपको तोड़-मोड़ किया जा रहा है, ज़िंदगी में जो आप तकलीफ़ें फ़ेस कर रहे हैं, कई तरह का तकलीफ़ फ़ेस कर सकते हैं, फ़िज़िकल वर्ल्ड में और मानसिक वर्ल्ड में और हर तरह का। तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके शरीर में और आपके दिमाग में एक बदलाव लाती है। और वो जब आपका वो कहते हैं ना कि आपका पानी पार हो गया है, तो तब जो है वो बीमारी बन के निकलती है और एक बीमारी का नाम है डिप्रेशन। ये जो आम मानसिक समस्याएं हैं, उनकी हम पहचान किस तरह से करें? जैसे कुछ बीमारियां हैं जिनका नाम हमने सुना है कई सारी कॉमन लैंग्वेज में, लाइक डिसऑर्डर, ओसीडी। मानसिक बीमारियों की शुरुआती पहचान क्या है? किस तरह से लोग जाएं मनोचिकित्सक के पास और वो किस तरह से डायग्नोसिस कराएंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि उनको दिमागी बीमारी है? एक तरह से देखा जाए कि इंडिया में स्पेशली आपका कोरोना के बाद एक मानसिक रोग का एक एपिडेमिक चल रहा है। बहुत सारे बीमारियां से लोग गुजर रहे हैं और कुछ नाम हम लेते हैं: एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ओसीडी, पीटीएसडी, शिजोफ्रेनिया, इस तरह का बहुत सारे नाम है। अच्छा, अब ये सब बीमारी का पहचान क्या है? पहचानना जरूरी है, क्योंकि जितना जल्दी आप पहचानेंगे, जितना जल्दी आप इलाज कराएंगे, उतना जल्दी आप पूरे पूरे तरह से ठीक हो सकते हैं और काम कर सकते हैं। अच्छा, डिसऑर्डर का थोड़ा सा मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। डिसऑर्डर सिर्फ फिजिकल डिसऑर्डर, मानसिक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर हो, डिसऑर्डर का एक डेफिनेशन होता है। डिसऑर्डर क्या होता है? देखिए, हम बोले जैसा आप चल रहे हैं, तो आपको पैर में हल्का सा मोच आ गया और आपको कुछ मरहम तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको हम डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। लेकिन आप इस तरह से मोच हो गया कि आप चल ही नहीं पा रहे, आपको 3 दिन बैठना पड़ा, 4 दिन का काम खराब हो गया, उसको हम लोग डिसऑर्डर कहेंगे। तो ठीक इसी तरह से हमारे जो मानसिक जो, देखिए, हम चलते हैं फिरते हैं, उसमें तकलीफ आता है, वो बीमारी निकला। ठीक इसी तरह से हम दिमाग से क्या क्या काम लेते हैं, दिमाग से इस दुनिया को देखते हैं, इसको जांचते हैं, दिमाग लगा के सोचते हैं, और हर तरह का काम दिमाग से ही शुरू होता है। तो जब ये सब काम आप कर नहीं पाएंगे, तो इसको डिसऑर्डर कहेंगे। अब काम हम लोग 3 खास एरिया पे करते हैं। आपका काम है आपके फैमिली के अंदर, आपका काम है आपका जो काम करते हैं, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ, और आपका एक सोशल सर्कल है वहाँ। तो ये तीनों जगह में जब आप तकलीफें होने लगेंगे और कई दिनों तक होने लगेंगे, तब हम इसको डिसऑर्डर कहेंगे। और फिर उस डिसऑर्डर, सिर्फ डिसऑर्डर मतलब आपको प्रॉब्लम है। अब वो कौन सा डिसऑर्डर है उसको हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, उसका मतलब हम लोग पकड़ेंगे कि ये बीमारी है, और फिर एकदम खास उसी बीमारी का इलाज करेंगे। यंग पीपल में देखा गया है कि ज्यादातर ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस इसको ये किस तरह से ये देखते बात सच है हैं? कि आपका ये जो यंग एज है ना, 15 से लेकर 35 तक या 30 तक ले लीजिए, कई सारे साइकोलॉजिकल बीमारियां जो है इसी उम्र में निकलती है अनफॉर्चुनेटली। ताकि ये भी देखिए, यही उम्र है जिसमें लोग जिंदगी में, हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स, मतलब इसी कुछ सालों में, चंद सालों में बंदा एक स्किल हासिल करेगा और उसका जिंदगी भर फायदा उठा के अपना करियर बनाएगा, है ना। इसी उम्र में वो एक दोस्त का सर्कल बनाएगा जो उसका जिंदगी भर के लिए सपोर्ट रहेगा। तो अगर इस उम्र में, इसलिए शायद ज़्यादा होता है कि देखिए, हमारा जो दिमागी बीमारी का अगर कारण ढूंढने जाए, तो 2 तरह का मेन कारण है। एक हो गया जेनेटिक, जो पैदाइशी आपका अंदर में कोई कमजोरी पहले ही से था, और दूसरा होता है आपका एनवायरमेंटल,
मतलब आपके आसपास में आपके ऊपर जो प्रेशर या तनाव पड़ा, तो होता क्या है, ये भी एक बड़ा अच्छा मिसाल आपको देंगे। आपका एक 1 टन का ट्रक है, आप उसमें रोज 1 टन का सामान लेके जाना आना करिए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उस ट्रक में 1 टन से ज़्यादा चढ़ा दीजिएगा ओवरलोडिंग, तो आपका चेसिस क्रैक कर सकता है। और यहाँ ये चीज़ एग्जाम्पल हुआ कि एनवायरमेंटल मैंने आपके ऊपर तनाव ज़रूरत से ज़्यादा आ गया और आप संभाल नहीं पा रहे, तो वो बीमारी बन गया। और दूसरा एग्जाम्पल जेनेटिक का है कि यही चेसिस पहले से चीड़ खाया हुआ था, खानदानी। अब वो एक पर्टिकुलर उम्र में निकलता है। ज़्यादातर देखा गया है कि सिर्फ ज़्यादातर कॉमन सबसे जो ज़्यादा साइकोलॉजिकल बीमारियां होती है, वो इसी टीनेज और यंग एज में वो उभर के आता है। सोशल मीडिया और स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा बिताना, युवाओं का हो या फिर बुजुर्गों का हो, आज के समय में, आज के दौर में ये किसी से छुपा नहीं है। सोशल मीडिया का कितना उपयोग हमारे देश के लोग कर रहे हैं। क्या ये भी एक मुख्य हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है। सोशल मीडिया का आपके पास बहुत सारा अच्छे उपयोग भी है और बहुत सारे नुकसान भी है। आपको मालूम होगा, मुश्किल से कुछ महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के नीचे बच्चों को सोशल मीडिया एक लॉ बना के बैन कर दिया गया यूज़। अब कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया आज के दिन में स्मार्टफ़ोन के ज़रिए से ज़्यादातर बच्चों के हाथ में सोशल मीडिया चल गया है। अच्छा, आप देखिए, आपका ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका ये चंद सालें जो हैं, जैसा कि 15 या 14-15 साल से लेके आपका 20-25 साल तक आपका करियर बनते हैं। आप 12 क्लास पास करते हैं, आप एक ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, अच्छे जॉब में घुस जाते हैं, अच्छे एक रेपुटेशन बनाते हैं और कामयाब बनते हैं। तो इसके लिए आपको लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, आपको एकाग्रता चाहिए, आपको कोई चीज़ में फोकस करना चाहिए। लेकिन जब सोशल मीडिया आ जाता है, ये आपका फोकस हटा लेता है। तो आपका मेमोरी के लिए कोई चीज़ में एकाग्र बहुत देर तक आपको रहना जो है, वो आपसे नहीं होगा। तो ना आपको याद होगा, ना आप कुछ सीखेंगे, ना कुछ कर पाएँगे। और एक चीज़ क्या होता है, ये भी काफ़ी रिसर्च में मिल गया है, सोशल मीडिया एडिक्टिव है, ये एक नशा है। तो मिसाल के तौर पे कल बच्चे का एग्ज़ाम है और वो जानता है कि कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे तैयारी पूरी हुई नहीं है, मुझे कई घंटा लगातार पढ़ना है। और आजकल का और एक मुसीबत ये आ गया है कोरोना ज़माने के बाद, कि बहुत सारे पढ़ाई-लिखाई का मटेरियल आपके ऑनलाइन है, आपके मोबाइल में है, आपके लैपटॉप में है। और आप उसी मोबाइल में, लैपटॉप में पढ़ते हुए आपका एक पिंग से एक पिंग हुआ, आपका एक व्हाट्सएप का दोस्त का मैसेज आ गया। तो आपका दोस्त या तो मैसेज में कुछ आपको शेयर कर लिया एक वीडियो, आप रील्स देखने लग गए। तो जब ये सब देखते हैं आपको बड़ा मज़ा तो आता है। तो आप मज़ा आता है तो उसमें आप स्क्रॉल करते-करते आपका 1 घंटा कहाँ निकल गया आपको खुद पता नहीं है और आप पढ़े नहीं। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, ये सोशल मीडिया इतना बुरा असर करने लगा है, जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट कर रहा है कि आपका नींद खराब कर रहा है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग उस पे डिस्कस करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य और रिश्ते। तो मानसिक स्वास्थ्य और रिश्ते, जैसे कि हम देखते हैं परिवार और दोस्तों का सपोर्ट, जैसे अभी आपने बताया कि एक तो आपने जो नेगेटिव हिस्सा बताया आपने कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और अगर उसके दोस्त ने अगर कोई एक उसको नोटिफिकेशन आया, वो रील देखने में लग गया, तो वो उसका कहीं ना कहीं दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ। अभी इसको अगर हम दूसरे तरीके से अगर देखें, तो क्या परिवार और दोस्तों का सपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसमें कैसे कोई उसको मदद कर सकता है? जी, ऐसा है कि आपने बहुत सही पूछा कि मानसिक स्वास्थ्य में रिश्तेदारी और दोस्ती यारी, ये सब का क्या रोल है? तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे, बहुत बड़ा अहमियत है इसमें। एक तो बीमारी बनाने में भी है और बीमारी से निकलने में भी। तो बीमारी बनाने में क्या है, ऐसे कई सारे लोगों को मैंने देखा, उसका सबसे ज़्यादा तनाव जो है उसके अपनी फैमिली से मिला है उसको। कुछ-कुछ ऐसे फैमिली है जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल फैमिली कहते हैं। वो बच्चों को परवरिश के बीच में क्या कन्फ्यूज़न है उन्हें, वो बच्चे को हर बातों पे डाँटते रहते हैं। कभी-कभी कुछ जगह में बच्चों को हर बात में पीट देते हैं। कुछ-कुछ जगह में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ बाकी सीनियर बच्चे उसको बुली कर दिए, ठीक है? और एक स्पेशली अगर वो लड़की बच्ची हैं, तो लेटर से उसको अगर कोई सेक्सुअल कमेंट कर दिया गया है। सिर्फ उतना ही नहीं, जात-पात, आपका रंग, आपका कपड़ा, आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस लेके आपको अगर बार-बार नेगेटिव सिचुएशन के
अंदर में घुसना पड़े, ये आपके अपने फैमिली की तरफ से भी आ सकता है, आपका दोस्त सो कॉल्ड दोस्त के सर्कल से भी आ सकता है। तो ये आपको तनाव बढ़ाएगा, आपको बीमारी की तरफ ढकेलेगा। और ठीक उसी तरह से आप जब बीमार हैं मानसिक बीमारी के हुँ। हैसियत से, जी। तो आपको निकालने में भी आपका अच्छे फ्रेंड और आपके अच्छे रिश्तेदार इन लोग आपको निकालेंगे। इनफैक्ट हम लोग का मेरे अपना इतना साल के एक्सपीरियंस में 35 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज़ मैंने देखा है, जब कोई मरीज का फैमिली बहुत अच्छे तरह से उसके पीछे खड़ा है, वो बहुत जल्दी उभर के निकल के आ सकता है। वजह ये है कि जब आप कमज़ोर कमज़ोर हो जा रहे हैं, आपका पैर में चोट लगी है, तो आपको एक डंडा चाहिए ना कुछ दिन, जब तक आपका पैर फुल फॉर्म में आ ना जाए। तो ठीक इसी तरह से अगर एक अच्छी फैमिली हो, जो आपको पीछे सपोर्ट करे, आपका बीमारी को अब मज़ाक ना उड़ा के आपको जल्दी डॉक्टर के पास ले जाए और प्रॉपर इलाज जो है ये काफ़ी लंबी चलती है, प्रॉपर इलाज कराए, तो वो उसमें आपका फैमिली का बहुत बड़ी रोल है। इनफैक्ट आज के दिन में आपका ये जो पूरा सिविलाइजेशन, पूरा दुनिया जो खड़ी है, ये एक फैमिली का यूनिट के ऊपर खड़ी है। इनफैक्ट ये जो फैमिली आजकल बिखर जा रहे हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने का वन ऑफ द सबसे बड़ा कारण है। पहले देखिए जॉइंट फैमिली हुआ करता था, तो आपके मम्मी पापा शायद बिजी हैं, आपको कोई बात बांटना है, आप अपने भैया के पास चले गए, चाचा के पास चले गए, आपके भाभी के पास चले गए और आपका मन हल्का हो गया, आपको एक अच्छे डायरेक्शन दिख गया। आप जिस एंगल से गलत एंगल से देख रहे थे, आपका दोस्त और आपके फैमिली वाले जिन लोग आपको प्यार करते हैं, आपको बोला नहीं बेटा ये गलत तरीके से तुम सोच रहे हो, अच्छे तरीके से सोचने का तरीका ये है। तो आपका दिमाग से धुआं हट गया, आप साफ-साफ दुनिया देखेंगे, उसी तरह से एक्शन लेंगे, आप तकलीफ में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है और दोस्त फिर उसको हम कहेंगे जो आपको सुनेगा, जो आपको समझेगा, ना कि आपका मज़ाक उड़ाएगा और दोस्ती के नाम पे आपको और बुली करेगा, छोटा दिखाएगा। आप सब लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत तक बने रहे हैं। अभी इस वीडियो में बहुत कुछ देखना बाकी है और डॉक्टर साहब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अभी हम जानेंगे कि जो हमारे देश में इतनी बड़ी जो समस्या है नींद को लेकर, उसके ऊपर बहुत डिस्क्रिप्शन में हम लोग पूरे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब से। उसके पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि रिश्तों में मानसिक शांति कैसे बनाए रखें? आजकल हस्बैंड वाइफ में देखिए अगर देखें तो देखिए शादी होता नहीं है, नए-नए शादी होते हैं कपल्स और दिमागी तनाव उनके बीच में बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है और कई केसेस में डाइवोर्स तक भी ये चीज़ें गई हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपने एक नाम सुना होगा आजकल सोशल मीडिया में, फोमो, हाँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपके अंदर में ऑलरेडी है, मैं किसी बात से सोशली पीछे पड़ जा रहा हूँ, तो आपके अंदर में हड़बड़ी है कैचअप करने के लिए। तो आज का दिन का जो एक तरह से जो आप कपल के बीच में जो तनाव का जो कई तरह का जो दिख रहा है, उसमें तो देखिए उन लोग रियलिटी में नहीं है, उन लोग हवा में जीना चाहते हैं। ज़मीन पे रहिए, एक दूसरे को विश्वास करिए, एक दूसरे का हालत समझे। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्त्री को अपने हस्बैंड से, अपने पति से कुछ गिफ्ट चाहिए, अगर वो उनके पॉकेट के हिसाब से हो जाए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो एक इमेजिनरी ऐसा लेवल का हो कि बंदा दे ना पाए, तो आपको बोलेगा कि आपने माँगा था, आपने दिया नहीं। दूसरा चीज़ है कि और एक कॉम्पिटिशन जो मैंने शुरू में ही बताया, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसके पास आईफ़ोन 13 प्रो, 14 प्रो, 15 प्रो है, मेरे पास भी होना चाहिए। उन लोगों ने वहाँ घूमने गया, हम भी घूमने गए। इनफैक्ट रिसेंटली एक बार मज़ेदार बात दिखा, खास करके इंडियन टूरिस्ट जो है ना, वो बाहर जब घूमने जाते हैं, वो घूमते और देखते कम है, दिखाते ज़्यादा है। वो रिकॉर्ड करने में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप ऑलरेडी एक जिस लेवल पे है, जिसमें आपको ऑलरेडी सुकून है, आपके पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो नहीं है उधर देखते हुए आपके पास जो है इसको भी खो देते हैं। तो आप दूसरे से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं। और ठीक इसी तरह से और एक बात इसमें कोई शक नहीं है, ये बात हम बीच-बीच में लाना चाहेंगे। देखिए, प्यार मोहब्बत ये एक ह्यूमन नीड है, ज़रूरत है। और प्यार मोहब्बत को जब एक सॉलिड ग्राउंड मिलता है, जब वो शादीशुदा ज़िंदगी होती है। शादीशुदा ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बात होती है विश्वास करना। तो आज के दिन में ये भी एक चीज़ हो गया है कि देखा गया है और ये चल भी रहा है कि एक बंदा मोबाइल के वजह से एक अजीब-अजीब रिलेशनशिप तैयार हो रहा है, जो रियल नहीं है। वो उधर कहीं कहीं एक सोशल मीडिया में बैठा हुआ है और ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है। फ़ोटो भी अलग डाला हुआ है। हो सकता है कि एक ऐसा भी कई बार देखा गया है कि इतना दिन से जो रिश्ता चल रहा था,
पता चला उस तरफ लड़की बन के एक लड़का बैठा हुआ था। हँसना हँसने में हँसी आएगी, हाँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये नया चीज़ नहीं है। मैं आज से 10-12 साल पहले का केस बता रहा हूँ। मेरे पास एक केस आए थे जो स्वीडन के सिटीज़न है और वो ईमेल के ज़रिए से, उस टाइम नया-नया सबसे पहला सोशल मीडिया क्या आया था? नाम याद है आपको? एकदम शुरू का। सोशल मीडिया तो एकदम शुरू का जो देखे तो फेसबुक का भी पहले कुछ था, उसका फेसबुक मैं के नाम पहले भूल तो याहू मेल था और उसके पहले एग्ज़ैक्टली ईमेल के थ्रू से ईमेल याहू एक मेल दिल्ली था। के बच्ची के साथ स्वीडन के एक बंदे का प्यार हो गया। लेकिन थैंक गॉड इस केस में वो इंडिया में आके उससे शादी कर लिया था। अच्छा, स्वीडन में था वो इस लड़का था लड़का था और इंडिया में इंडिया की लड़की थी। इन ओके। लोग का प्यार शुरू सिर्फ ईमेल से चला और वो वहाँ से आ गए और आने के बाद उन लोग को शादी भी हुई और ये शादी सक्सेसफुल है। वो बंदे का मैं इसलिए पता चला कि वो बंदे जब इंडिया आया था तो इंडियन सिचुएशन में थोड़ा-सा एडजस्ट करने में उसको दिक्कत हुई। वो एंग्ज़ायटी लेके मेरे पास आया था। तो ठीक हो गया, लेकिन दीज़ आर थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये भी आपने देखा होगा कि मोबाइल के ज़रिए से एक बड़ा खतरनाक चीज़ हुआ है। मैं देखिए 35 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस है तो मैं खुद 57 इयर्स ओल्ड हूँ। ठीक है? मेरे ज़माने में ऐसा नहीं है कि हम लोग का दिल किसी को दे नहीं बैठते थे, देते थे। लेकिन हमें पता था कि कोई अच्छा लग जाना काफ़ी नहीं है। तो फिर उसको बताना भी बहुत मुश्किल था और उसको झूठ बोलना भी बहुत मुश्किल था। हम लोग के टाइम में लेटर का ज़माना था, वो उसके किसके थ्रू से भेजेंगे, कैसा क्या, बहुत पापड़ बेलना होता था। इसी वजह से क्या होता था, सो कॉल्ड जो हल्के-फुल्के रिश्ते होते थे, वहीं का वहीं टूट जाते थे। जो सॉलिड होता था, वही एक पक्की मंजिल तक पहुँचता था और शादीशुदा ज़िंदगी होता था। तो मुझे याद है मेरा मेडिकल कॉलेज का क्लास में मुश्किल से 4 कपल बने थे जो आज तक फिट है। मतलब क्लास में अफेयर हुआ, शादी हुआ, अभी तक उन लोग एक साथ हैं। और लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो शुरू में हुआ और फिज़ल आउट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आज के दिन में जो चीज़ मैं ड्रॉप करूँगा आपका अटेंशन, मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़माने में क्या है कि आप चुपके से किसी से रिश्ता रख सकते हैं। ये बहुत खतरनाक हो गया है। तो एक तरह से देखा जाए, हम लोग मज़ाक करते हैं, अभी आप आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, तो वो बता रहा था, मेरा और मेरा गर्लफ्रेंड के बीच में रिश्ते में एक्चुअली हम लोग 50 लोग जुड़े हुए हैं। कैसे? कि मेरा 4 गर्लफ्रेंड है, मेरे 4 गर्लफ्रेंड का और 5 बॉयफ्रेंड है, उस 5 बॉयफ्रेंड का और 5-5 गर्लफ्रेंड होगा। इस तरह से करके हम लोग करीब 50 लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। मज़ाक है, बट इसमें पेनफुल सच ये है कि आप सोच के देखिए, फिर आप जब कोई चीज़ में आपका फ़ोकस नहीं है, कोई चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई चीज़ में विश्वास नहीं है, कहाँ से टिकेगा? और वो ज़बरदस्ती शादी भी कर ले। कभी-कभी ये भी दिखता है कि आजकल के कुछ बच्चे शादी इसलिए नहीं कर रहे कि वो एक शादीशुदा ज़िंदगी बिताएँ। वो शादी इसलिए कर रहे हैं, शायद कुछ अच्छे सो कॉल्ड मोमेंट्स बने, कि भई हल्दी का दिन अच्छा वीडियो आ जाए और वो आ जाए, वो आ जाए, उसपे ज़्यादा ध्यान है। और असलियत जो है कि भई हमें एक घर बसाना पड़े, हम लोग के एक लाइफ़ में एक-दूसरे का एक करियर होना चाहिए, एक-दूसरे के लिए सपोर्ट होना चाहिए। फ्यूचर में एक फैमिली और टुगेदर करने के लिए हमें बच्चे होना चाहिए, उस बच्चे का देखभाल होना चाहिए। कहाँ हो पाता है आजकल? तो डॉक्टर ये साहब, इसमें वजह एक है। क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा। ये फिजिकल, अगर हम देखें इसको, अगर हम ऐड करें, अगर एक कपल है तो उनके बीच फिजिकल कितना इम्पोर्टेंस रखता है दोनों के मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने में? देखिए, हम लोग का जो प्यार है और इस प्यार में देखिए बड़ा अजीब-सा हम लोग का जो इंसान का जो प्यार है ना, ये जानवरों से अलग है। जानवरों का जो प्यार है वो बहुत टेम्परेरी है, वो सेक्सुअल है। आपने देखा ही होगा कि एक एनिमल में, लेट अस से आपके आस-पास में अगर हो गई एग्ज़ाम्पल, वो साल में एक बार वो उसका सो कॉल्ड हस्बैंड से मिला और उसके बाद बच्चे का सारा ज़िम्मेदारी उस मदर मदर को को है, रहता है। ठीक है? और सिर्फ़ 1-2 बहुत रेयर एग्ज़ाम्पल है एनिमल किंगडम में जो उन लोग एक-दूसरे के साथ सालों-साल रहते हैं। एक शायद राजहंस है और एक शायद व्हेल है, या इस तरह से उन लोग एक कपल बन के रहते हैं। लेकिन इंसान में क्या है ना, ये सिर्फ़ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, फिज़िकल नहीं है, ये एक इमोशनल मेंटल रिलेशनशिप है। लेकिन इसमें एक चीज़ तो बेसिक है ना, कि आप लोग का जो फिजिकल मतलब सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस और सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जब एक्चुअल सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप होता है तो उसमें जो हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल केमिकल का क्षरण होता है, वो आपका बॉन्ड और मजबूत करता है। तो इसीलिए फिजिकल करीबीनेस, फिजिकल
क्लोजनेस जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल हो, फिजिकली एक दूसरे के आसपास रहना, फिजिकली एक दूसरे को कपल जितना करीब, जितना ज़्यादा एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहे, हग करे, जरूरत पे किस करे, और ऑफ कोर्स जैसे जैसे अपना सिचुएशन है, आप लोग का जो किसको कहते हैं कोइटस या फिजिकल रिलेशनशिप हो, वो इनकरेजेबल है, अच्छी बात है। ये जो पॉडकास्ट हम आज का शूट कर रहे हैं, ये स्पेशली इसलिए मैं कर रहा हूँ। वैसे तो अगर देखा जाए तो डॉक्टर बहुत सारे नोन है मेरे, जो साइकेट्रिस्ट का एक्सपीरियंस रखते हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। बट डॉक्टर साहब का एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा खुद का ट्राई एंड टेस्टेड है डॉक्टर साहब के साथ। आज से लगभग 7-8 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, जब मेरी मदर को पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर साहब, एक हमारे जो पाइल्स के सर्जन थे, उन्होंने मदर को कुछ रिलैक्स के लिए एक 10 mg का एक मेडिसिन लिखा था, नींद के लिए स्पेशली। तो बट क्या हुआ कि वो मेडिसिन ली मेरी मदर, तो उसको लेने के बाद उनको काफ़ी रिलैक्स फील हुआ, नींद वगैरह भी आता था। फिर लेकिन जब वो ऑपरेशन का ड्यूरेशन खत्म हो गया और जब पूरा इनहेल हो गया था उनका, तो उसके बाद फिर वो मेरी मदर ना कंटिन्यू करने लगी मेडिकल स्टोर पे जाना और लेके आना। पहले इतना कॉमन नहीं था, मेडिकल स्टोर वाले दे देते, इजीली दे देते थे। पर जब मैं आपसे मिला, मदर को आके दिखाया आपसे, तो आपने सिर्फ मेडिसिन नहीं दिया है, जे डॉक्टर नहीं है, जे आपने एक कह सकते हैं मेरी माँ के लिए एक बेटे की तरह आपने उनको इलाज किया, ट्रीटमेंट दिया, वो बहुत काबिल तारीफ है। तो इसीलिए मैं आपका रिकमेंड करता हूँ सभी लोगों को, बहुत लोगों को हमने बताया भी है। और ये पॉडकास्ट शूट करने का भी रीजन यही है, क्योंकि मैं खुद का ट्राई एंड टेस्टेड है। जब तक कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो हमारे देश का एक जो जनसंख्या का धारणा है कि जब तक हम कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते ना, हम उसके बारे में बताते भी नहीं है किसी को, और जब पता है तो बिना पैसे के ही हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इसीलिए ये जो पॉडकास्ट का मेन मुद्दा यही है। और आपको अब तक के इस वीडियो में आपको देखने को भी मिला है कि डॉक्टर साहब कितने हम्बल हैं और कितने ओपन विचार रखते हैं। और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे दिल्ली जैसे शहर में ये सेवा दे रहे हैं। और आप सब लोग जितने भी दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, या जो भी बाहर से भी अगर आप आके दिखाना चाहते हैं डॉक्टर साहब को, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आगे का जो हमारा ये क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन है, इलाज और समाधान के ऊपर रहेगा। क्योंकि अभी तक हमने चर्चा किया कि मेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी समाधान क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। yes, sir. थेरेपी बनाम दवाई, यानी थेरेपी और दवाई के ऊपर अगर हम डिस्कस करें, तो लोगों के मन में इसे लेकर क्या गलत धारणाएं हैं। सही बात है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे बारे में बड़ा अच्छे शब्द कहे हैं। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर बताता हूँ कि मैं जब इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों क्लियर कर चुका था, और जानबूझ के मैं मेडिकल में आया था, मेरे स्वर्गीय पापा का इनकरेजमेंट भी था उसमें। उन्होंने एक चीज़ बोला था, बेटा पैसे तो बहुत आ जाएगा, लेकिन तुम्हें दुआएं जो है ये डॉक्टर लाइन पे ही मिलेगा। और सच में आज के दिन में मुझे बहुत दुआएं मिलते हैं। और इन्होंने जो अपने मदर का जो केस बताया, वो एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें 2 लाइन बता के मैं जाऊंगा। देखिए, उनको एक सर्जन ने जो है, उनको नींद के लिए एक दवा एक डॉक्टर दे सकते हैं, कोई भी डॉक्टर नींद का गोली लिख सकता है। और यहाँ क्या हुआ कि डॉक्टर ने वो जो नींद का गोली दिया, उनको आराम भी मिला होगा। और मरीज जो है, क्योंकि आराम मिल रहा था, उनका सर्जिकल पीरियड, दर्द उरद सब चले जाने के बाद भी वो लेती रही। यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात ये भी आती है कि कुछ दवाएं ऐसे होते हैं, साइकेट्री में क्यों, बाकी डिपार्टमेंट में भी, वो बड़ा एडिक्टिव होते हैं, वो आपको नशा जैसा हो जाता है, तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप जब छोड़ेंगे तो आपको दिक्कतें वापस आ जाएगी। तो ऐसे वजह से बहुत मरीज जो है उसको बिना वजह कई सालों तक लेते रहते हैं, और उसका क्योंकि हर दवा का एक साइड इफेक्ट है, एक बुरा असर है, वो झेलते रहते हैं। तो तब तक, जब तक वो मेरे पास आई थी, तो मुझे जब पता चला कि भाई इनको तो असली बीमारी अभी है ही नहीं, इनको सिर्फ नींद की गोली की आदत पड़ी हुई है, तो फिर उसका भी छुड़ाने का तरीका है। और जब वो छूट गया, वो इंडिपेंडेंट हो गई और बहुत सुकून से रही। तो अब यहाँ 2 चीज़ यहाँ आ गया है कि साइकोथेरेपी का नाम लिया गया है, और हम लोग का मेडिकल थेरेपी और बायोलॉजिकल थेरेपी, दवा। तो ये दोनों में जैसा कोई लड़ाई नहीं है एक्चुअली देखा जाए। मैं बार बार गाड़ी का एग्जांपल देना चाहता हूँ। रास्ते में आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई, आप गाड़ी को धक्का मार के स्टार्ट करना चाहते हैं। पहले एक बंदे बहुत धक्का लगाया, गाड़ी 1 सेंटीमीटर टस मस नहीं हुआ। फिर एक दूसरा बंदा आया, वो भी धक्का मारा, कुछ नहीं हुआ। तीसरा बंदा जब आया, मुखर्जी की तरह, तो तीनों मिलकर जब धक्का लगाए, गाड़ी चलना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह से देखा गया है कि मानसिक बीमारियों में
दो बंदों की जरूरत पड़ेगी, थेरेपी भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, कोई एक नहीं चाहिए, दोनों चाहिए। अगर कुछ डॉक्टर सोचते हैं कि भाई मेरे मरीज को सिर्फ दवा से सब कुछ सही है, थेरेपी जरूरत नहीं है, वो भी गलत है। और अगर कोई मनोरोग विशेषज्ञ सोच रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ थेरेपी से ठीक कर दूंगी, दवा की जरूरत नहीं है, वो भी गलत है। ये बात जरूर है कि ये तय करना एक साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट जो है, हम लोग एमबीबीएस करने के बाद फिर कई साल हम लोग साइकोथेरेपी भी सीखते हैं और मेडिसिन का इस्तेमाल भी सीखते हैं। दोनों मिला के जब हम लोग फिर हर इंसान का एक ही तरह का इलाज नहीं होता है, मिला जुला के किसका क्या इलाज होगा उस हिसाब से हम लोग तय करते हैं। कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छा है। और एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, आज से 35 साल पहले रांची का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री से जब अपने डॉक्टर का जब जिंदगी मैंने शुरू किया था, तब से लेके आज तक हमारे साइकेट्रिस्ट मेडिसिन का बहुत बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आप ये भी सोच के देखिए, एक ज़माना था आप ईटा जैसा मोबाइल लेके घूमते थे, और आज के दिन में आप हम लोग का मोबाइल देखिए। तो ठीक इसी तरह से हमारे मेडिसिन से इतना ज़्यादा फायदा हुआ है कि अच्छा काम कर रहा है और साइड इफेक्ट कम कर रहा है और बहुत जल्दी भी फायदा कर रहा है। और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो जो इलाज के बाद, मानसिक इलाज के बाद, वो ज़िंदगी में बहुत अ, अहम मौका हासिल कर चुके हैं। आईएएस ऑफिसर बने हैं, लंदन में गए हैं, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में गए हैं, इंग्लैंड में गए हैं, क्या नहीं किए हैं। मुझे याद है डॉक्टर साहब, जब मैं आपके साथ था, मैं मम्मी को लेकर आया था दिखाने के लिए, तो आपने मुझे पहले मेरे से सारा चीज़ें आपने पूछा, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फादर है कि नहीं, तो मैंने आपको बताया कि नहीं, फादर का डेथ हो गया है। तो आपने पूछा तो घर में कैसे रहती हैं, तो हमने आपको बताया कि मदर को टाइम नहीं दे पाते, हम लोग काम में अपना बिजी रहते हैं, परिवार इस तरह से है। फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि देखो मेडिसिन मैं दे रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं दूंगा। आपने बहुत कम मेडिसिन लिखा था, बिल्कुल, मुझे याद है बिल्कुल। 2 या 3 मेडिसिन आपने लिखा था। प्लस आपने ये बोला कि थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मदर के साथ बैठो, उनको थोड़ा एक पर्सनल टेस्ट दो उनको। तो इस तरह से करके आपने काफ़ी मतलब हेल्प किया था। तो लाइफ में ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम मेडिसिन के साथ-साथ में पेशेंट को किस तरह से हम केयर करते हैं, उसके बिल्कुल, ऊपर भी बहुत बिल्कुल, मैटर करता है। बिल्कुल। तो अब मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ये नींद का बहुत समस्या है हमारे देश में और ये कॉमन बीमारी है। बहुत से सीनियर सिटीजन्स हो गए और आज तो युवाओं में भी ये बीमारियाँ देखने आ रही है कि लोगों को नींद नहीं आता है और लोग नींद के नहीं आने के कारण स्लीपिंग पिल्स तक लेने को आज के दौर में देखते हैं। इसकी क्या इलाज हो सकता है और क्या समस्या का समाधान हो सकता है जिसको जड़ से परमानेंटली खत्म किया जा सकता देखिए, मानसिक रोग में, साइकेट्रिक डिजॉर्डर्स में नींद का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। ऐसे फिजिकल बीमारियों में आप लोग सब कुछ जानते हैं, बुखार, फीवर। तो फीवर जब होता है, लोग यूजुअली चुपचाप बैठता नहीं है, वो तुरंत डॉक्टर के पास भागता है। उसी फीवर में साधारण सर्दी जुकाम का फीवर भी हो सकता है, और ट्यूबरकुलोसिस या आपका कोरोना भी हो सकता था। तो आपका जो, ये सिर्फ एक लक्षण है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य में नींद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो सारे मानसिक इलाज बीमारियों में, जैसे कि अगेन फिर एंग्जाइटी डिजॉर्डर में, ओसीडी में, डिप्रेशन में, सिजोफ्रेनिया में, पीटीएसडी में, सारे बीमारियों में नींद का दिक्कत होता है, एकदम होना जरूरी है। इनफैक्ट नींद डिस्टर्ब होना वन ऑफ द पहला साइन एंड सिम्टम्स है। मतलब सबसे पहले मरीज को नींद का दिक्कतें शुरू होना हो जाता है। अब कई तरह का दिक्कत होता है। क्या होता है कि हम लोग का सबसे पहले नींद हमारे शरीर के लिए एक बहुत अहम ज़रूरत है। सांस लेने की तरह, पानी खाना की तरह हम लोग को नींद भी चाहिए, और वो सब बहुत है। अनफॉर्चुनेट नींद है। का डॉक्टर साहब 2 हिस्से हैं। जैसे जब हम बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तो हमारी आँखें बंद रहती है, पर ब्रेन हमारा एक्टिव रहता है। एक वो हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है कि जब हमारा ब्रेन ब्रेन भी इनएक्टिव हो जाता है और हम पूरा डीप स्लीप में चले जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए? हाँ। देखिए, हम लोग का जो स्लीप का जो एक्चुअली बहुत सारे मशीन से स्टडी किया गया है, हम लोग का नींद का, तो उस नींद का जो 2 तरह का उसका डेफिनेशन दिया गया है, आरईएम स्लीप एंड नॉन आरईएम स्लीप। आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट। तो उसमें देखा गया है कि जो नॉन आरईएम स्लीप है वो ज़्यादा डीप स्लीप है, और आरईएम स्लीप जो है वो बड़ा एक्टिव स्लीप है। उसमें हमारा ब्रेन एक्चुअली ज़बरदस्त काम पे लगा हुआ है।
स्लीप इज़ द ओनली थिंग। नींद एक ऐसा चीज़ें है, ऐसा टाइम है, जिस वक़्त आपका पूरा ब्रेन का रिपेयर वर्क चल रहा है। और ब्रेन का रिपेयर वर्क के साथ-साथ आपका बॉडी का भी रिपेयर वर्क चल रहा है। अब ये नींद में अगर कोई जानबूझ के हो या बीमारी की वजह से अगर इसका किसी का नींद में कमी आया, तो उसका और ज़्यादा बीमारी पड़ने का तैयारी हो रहा है। एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसको दिमागी बीमारी हो चुकी है और वो डॉक्टर के पास जाए? किस स्टेज पे उसको जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए, हम लोग का वो तो हम एकदम पहले ही बताए थे कि हम लोग ब्रेन से जो-जो काम लेते हैं। अब क्या काम लेते हैं? हम इस ब्रेन से ही जो है, हम अपना देखभाल कर लेते हैं सबसे पहले। हम टाइम पे खा सपोज लेते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है, हाँ। कंटिन्यू 2 दिन तक, 3 दिन तक उसको नींद ही नहीं आ रहा है, फिर उसको क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर कोई घर में कोई रेमेडीज इस्तेमाल करना चाहिए, कोई एक्सरसाइज या किसी से डिस्कशन करना चाहिए या कोई कुछ मेडिटेशन क्या करना चाहिए? जी, ऐसा है ना, जैसा आजकल आपने जिस तरह से हम लोग नींद का डिस्टर्बेंस का बहुत कॉमन हो गया बोल रहे हैं, तो डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन है। तो जब मेरे पास कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आता है, तो उसको हम तुरंत मेडिसिन नहीं शुरू करते हैं। उसको बोलते हैं कि आप लाइफ़स्टाइल चेंज करिए। तो ये लाइफ़स्टाइल चेंज जो है, ये नींद का गड़बड़ी में भी सबसे पहले लागू होता है। तो जब किसी का नींद में गड़बड़ हो रहा है, तो हम लोग एक एडवाइस करते हैं, भाई स्लीप हाइजीन। आपने सुना होगा डेंटल हाइजीन, तो एक स्लीप हाइजीन किया करो और उसी हिसाब से कुछ पर्टिकुलर एडवाइस देते हैं, उसको फॉलो करना होता है। वो सबसे बाद भी अगर कामयाब नहीं होता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर डॉक्टर जो है आपको ये डॉक्टर साहब स्लीप इलाज हाइजीन करेंगे। है क्या? हाँ, अब स्लीप हाइजीन के बारे ये है कि आपको देखे होंगे कि आपके आसपास में आप जब बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, आपके टीचर लोग, आपके मम्मी-पापा आपको अपना दाँत ब्रश करना सिखाया होगा। तो दाँत ब्रश करना कब करेंगे, कौन-सा टूथपेस्ट यूज़ करके करेंगे, किस एंगल से करेंगे, कितना फ्रीक्वेंट करेंगे, उसी के ऊपर काफ़ी लोगों का दाँतों का हेल्थ डिपेंड करता है। तो स्लीप में क्या है, कि स्लीप में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका रेगुलरिटी, इसका टाइम। अच्छा, स्लीप को इज़्ज़त करना पड़ेगा आपको, तभी स्लीप बहुत इज़्ज़त से आपके पास आएगा। तो एक तो है कि हम लोग का बॉडी का अंदर में एक क्लॉक है, उसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। तो उसी घड़ी के हिसाब से हमारी स्लीप आती है। तो हम लोग इंसान उल्लू नहीं है, हम लोग दिन में जागने वाले, रात में सोने वालों में से हैं। तो उसी हिसाब से हमारे रात में कुछ ऐसे स्पेशल हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो आपको धीरे-धीरे रिलैक्स करेगा और आपको धीरे-धीरे गहरी नींद की तरफ ले जाएगा। और नॉर्मल नींद होता है रात की नींद, रात की नींद, इस बात पे ध्यान दीजिए। रात की नींद जो 7 से 8 घंटा हो और उम्र के हिसाब से बदलते रहता है। जब मैं 20 साल का था, तो मैं 8 घंटा 9 घंटा सो लेता था। आज के दिन में मेरे लिए 6 घंटा काफ़ी है, 6 घंटा काफ़ी है। तो आपका आपका जो नींद का जो हाइजीन में, एक तो टाइम का ध्यान रखना है। दूसरा देखा गया है कि खास करके पहले से भी और आज भी, आपका नींद का ये जो बैड हैबिट है, इसमें बहुत सारे बैड हैबिट जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। उसके बाद आप आज के दिन में ये भी तब बोलेंगे, आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ये सब को आपको परहेज़ करना पड़ेगा। तो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि भाई 3 काला चीज़ है जो आपकी नींद गायब करती है, कोका कोला, कॉफ़ी एंड टी। कम से कम नींद का 2-3 घंटा पहले अवॉइड करिए। दूसरा चीज़, गैजेट्स जिसमें ब्लू लाइट एमिट होती है, आपकी मोबाइल, आपका लैपटॉप और टीवी। आप 2 घंटा पहले कम से कम इन लोगों से भागिए। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आपको पता है कि एक्सरसाइज़ अच्छी बात है, लेकिन आप सोने के पहले अपने आप को खुद नाच के कूद के गरम कर लीजिएगा, तो आपको रिलैक्स होने में टाइम लगेगा, तो आप सो नहीं पाएँगे। और देखा गया है कि आप जब सोने जा रहे हैं, तो आपका सोने की जगह कंफर्टेबल हो, गर्मी में कूल हो, ठंड में वार्म हो, नरम हो, आवाज़ कम आए, ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब छोटा-छोटा एडवाइस को हम लोग स्लीप हाइजीन कहते हैं। एक मैंने वाकया देखा था कि लोगों को जिसको नींद नहीं आता है, तो वो जब सोने जाते हैं, तो उससे पहले अगर कोई गर्म पानी से थोड़ा बात करके अगर कोई जाता है, तो थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर हीट हो जाता है और उसके कारण फिर जब वो सोने जाता है, तो धीरे-धीरे करके जब वो टेम्परेचर डाउन होता है, तो उससे भी नींद आने में हेल्पफुल होता है। इसको कितना मानते हैं आप? नहीं, नहीं, एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ-कुछ नेचुरल केमिकल भी हमारे दुनिया में है, जिसको हम लोग सोने के पहले एनकरेज करते हैं। देखा गया है, कोई अगर गर्म दूध पी ले, उसमें एक ट्रिप्टोफैन है, जो अब नेचुरल स्लीप में हेल्प करता है। एक घरेलू नुस्ख़ा मैंने ट्राई किया, कुछ लोगों को बताता भी हूँ।
आप पक्का केला ले लीजिए, उसको छोटा-छोटा गोल-गोल काट के पानी में डाल लीजिए, उस पानी को पूरा उबाल लीजिए और उस पानी को और उस केले को सोने के पहले खा लीजिए, तो आपको अच्छी नेचुरल नींद आएगी। एक वर्क प्लेस में आज जो लोग काम करते हैं, जाते हैं और जो वर्किंग आवर्स है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कई-कई सेक्टर्स में तो 7 डेज़ वर्किंग है। तो लोगों को उस तरह से कैसे उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए? क्योंकि वो घर में जाने के बाद भी ऑफ़िस का काम उनको करना रहता है, लैपटॉप, पीसी पे काम करना ज़्यादा रहता है। तो वो कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं? देखिए, आप लोगों ने सब कोई सुना होगा कि वर्क लाइफ बैलेंस और रिसेंटली सोशल मीडिया में काफ़ी या मीडिया में बहुत हल्ला हुआ था। 2-4 बड़े-बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बोल रहे थे कि आपको हफ्ते में 70 घंटा काम करना चाहिए, आपको 90 घंटा काम करना चाहिए। जो बोल रहे थे, वो करोड़ों रुपया कमाते हैं, शायद 12 घंटा काम कर रहे होंगे। लेकिन बात बात यहाँ ये है कि आप इंसान को काम पे लगाए हुए हैं, घोड़े को नहीं। तो यहाँ क्या होता है, अब जो बेचारे फँस गए, जिनको सातों दिन काम करना है और आपका 7 घंटा, 8 घंटा जो भी काम करना है। प्रॉब्लम इंडिया में वो नहीं है, काम कितना घंटा आप ऑफ़िस में कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि आप काम को घर पे ले आते हैं। आपका घर में ड्यूटी आवर्स के बाद बॉस का फ़ोन आ जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है एक कंटिन्यूअस एक लड़ाई चलता रहता है, लेबर और मैनेजमेंट में। एक तो वो ठीक होना चाहिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट लॉ है कि कितना घंटे का ड्यूटी होना चाहिए, उसका बियॉन्ड होता है, तो आप उसके लिए पुरस्कृत होना चाहिए, आपको ओवरटाइम मिलना चाहिए। ये सब के अलावा अब आपके ऊपर काम पड़ गया, काम को उतना सीरियसली मत लीजिए। आप जिस दिन नौकरी छोड़िएगा, दूसरा दिन कंपनी ऐड करके दूसरा बंदे को ले लेगा। तो आप काम कर रहे हैं अपने आप जीने के लिए, काम करके मरने के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। तो काम को उतना ही कीजिए और ये भी जान के रखिए कि आपका ब्रेन से ही काम करना है, जो भी काम हो। तो आपका ब्रेन या आपका बॉडी सही रहेगा, अच्छी नींद आप ले पाएँगे, अच्छे से रिलैक्स रहेंगे, अच्छा खाना खाएँगे तो अच्छा से काम करेंगे। तो मैनेजर लोग को भी ये सोचना चाहिए कि अपना आपको मैं बता रहा हूँ कि गूगल का हेडक्वार्टर में स्पेशल स्लीपिंग पॉड रखा हुआ है। बहुत अच्छा क्वालिटी रेस्टोरेंट खुला हुआ है, सारा फ्री खाना है, सारा तरह का जिम्नेशियम ये वो सब लगा हुआ है। क्यों? उन लोग चाहते हैं कि मेरा जो एम्प्लॉयी है सबसे टॉप ब्रेन जो है, उन लोग अपना ब्रेन को हेल्दी रखें। तो सारा एम्यूनिटीज़ दिया हुआ है। उन लोग का वर्क और और फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। उन लोग का 2 वीकेंड होते हैं, सैटरडे, संडे। बाकी वीक्स भी जो है उसमें काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है और स्पेशली ये भी देखा गया आज के दिन में कि आप ये जो हम लोग वर्क और घर का काम में एक नया टर्म मैं लेके आऊँगा, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन। लोग क्या करते हैं कि पहले तो बहुत ब्रेन को ऑलरेडी गर्म करके आ गए, ऑफ़िस में काम करके। उसके बाद वो क्या किए घर में आके अब उनको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, रिवाइंड करना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए। वो छोड़ के क्या किए कि घर में आके वो मोबाइल या सोशल मीडिया में घुस गए या वो क्या किए पार्टी करने गए। पार्टी में क्या किए कुछ गलत सलत ड्रग ले लिए। तो आप अपना ब्रेन को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो सबसे परहेज़ करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में घूमना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच में घूमना चाहिए जो आपको प्यार करते हैं, जिनके बीच में दिखता है कि आपको एप्रिशिएट करते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये आप मेरा एडवाइस है कि बिल्कुल काम करिए, लेकिन एक्स्ट्रा काम करके कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में नुकसान भी होगा। मेरे पास ऐसे केस भी आया है, जो बहुत जल्दी 4 साल 5 में बहुत टॉप लेवल पे पहुँच के और बिल्कुल बर्ट आउट हो गया, कि बिल्कुल काम-वाम छोड़ के अब 2 साल बैठा हुआ है। इतना बुरा हाल हो गया मेंटल हेल्थ का, ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो 35 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, तो आज से जो 10 साल पीछे के अगर डिकेड में हम बात करें और आज की जनरेशन में अगर हम बात करें, तो वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमन है लोगों के अंदर, जो आप कंटिन्यू देखते हैं, आए दिन आप देखते हैं, वो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं? देखिए, मानसिक बीमारी तो बहुत बड़ा है, कोरोना के बाद तो एक तरह से एपिडेमिक आ गया है मेंटल बीमारी का। और मेरे पास आज भी ऐसे यंग बच्चे आते हैं, जब हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि जब वो स्कूल में जा रहा था एकदम से उसको घर में कितना महीनों तक वो एक मुर्गी के बच्चा की तरह बैठा दिया गया। कोई किसी से कनेक्शन नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, एक कमरे में, पिंजरा में। तो उसका ट्रॉमा से बहुत लोग अभी तक निकले नहीं हैं। तो अभी मैं बोलूँगा कि 10 साल पहले और अभी के बीच में
मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं। सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है एंग्जायटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ओसीडी एंड कुछ केस में मुझे ये भी देखा गया है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया भी है लेकिन थोड़ा कम है ये लकीली। किस एज ग्रुप में कॉमन है? ज्यादातर किस एज ग्रुप के आपके पास केस आते हैं? ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक तरह से देखा जाए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर एज को अफेक्ट करता है और छोटे बच्चे में भी करता है। इनफैक्ट छोटे बच्चे में काफ़ी बढ़ गया है आज के दिन में। और यंग जो एज है ना, जो जिसको हम लोग फिर से डिफाइन कर रहे हैं कि 15 साल से 35 साल की उम्र तक, इन लोगों में तो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हो सकता है कि देखिए, आपके लाइफ में जब चेंज होता है वो सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होता है। आप सोच के देखिए, कल तक आप बच्चे थे, एकदम से आप जवान हो गए, आपके दाढ़ी मूछें आने शुरू हो गए, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल डिजॉर्डर्स आ गए, आपके अंदर में सेक्सुअल डिजायर आ गया है, आपके अंदर में बहुत सारा प्रेशर पड़ गया है कि आपको आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, वो हासिल करना है, आपको दोस्ती भी करना है। ऊपर से आज के दिन में और एक नया नया लोगों के ऊपर प्रेशर आ गया है कि मुझे फेसबुक में बहुत सारा लाइक्स हासिल करना है, मेरा रील्स में क्या स्टार हासिल करना है। और अजीब चीज़ में लोग घुसा हुआ है कि पैसा आएगा, किसी को कोई पैसा नहीं आ रहा है और उसी में लगा हुआ है, दिन भर लगा हुआ है, कुछ भी कर रहा है। और जब आप इस तरह की चीज़ में घुसेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो इस वजह से लोगों के बीच में क्या हो रहा है आज के दिन में कि एंग्जायटी डिसऑर्डर फिर कई शक्ल है। लोग एकदम से घबरा जा रहे हैं, पैनिक डिसऑर्डर, लोग बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे, सोशल फोबिया, लोग एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम ब्लैंक हो जा रहा है, एग्ज़ाम फोबिया, लोगों को बंद जगह में एकदम घुट रहा है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, इस तरह से बहुत सारी बीमारियाँ आ रही है। डिप्रेशन एक तो बहुत कॉमन हो गया है। डिप्रेशन की वजह से एक बड़ा अनयूजुअल फिगर आपके सामने हम ज़रूर डालेंगे। कुछ साल पहले एक रिसर्च हुआ था, ये जो 15 से लेके 30 तक उम्र का जो लोग हैं, इनके बीच में सबसे पहला कारण ऑफ डेथ बनने का कारण था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और सेकंड कारण था सुसाइड। तो सुसाइड का कारण में जब खोजा गया, तो देखा गया कि 50% से ज़्यादा इन लोगों में, वो डिप्रेशन से गुज़र रहे थे बेचारे। उन्हें पता नहीं था कहाँ इलाज है या इलाज ठीक से हो रहा था, नहीं रहा था। तो मेरा कहना है कि इस यंग एज में हम लोग डिप्रेशन ठीक करके इतना सारा मौत हम लोग रोक सकते थे। अभी 2-4 दिन पहले आपका सोशल मीडिया में और मीडिया में 2 खबर आए थे कि एक बंदा का वाइफ़ उसको इतना टॉर्चर कर रहा था एलिमनी के लिए कि वो बेचारे सुसाइड कर लिया। लेकिन आप ये भी सोच के देखिए कि वो बंदा इलाज नहीं कराया, सुसाइड कर लिया। अगर इलाज कराता तो दैट इज़ अ साइन कि हमारे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का कमी कितना ज़्यादा है। उस लेवल का टेक्नीशियन बंदा, इंजीनियर टॉप क्लास कंपनी में, उन्हें मेंटल हेल्थ का इलाज भी है, कहाँ जाना है नहीं पता था। तो आप लोग का एफर्ट बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ़ के काबिल है। बहुत सारा दुआ देते हैं, आपको बहुत सारे लोगों का दुआ मिलेगी। बिलीव मी, बहुत सारे लोगों को आप बहुत सारे जानें बचाएँगे। और यंग बच्चों को भी है। यंग बच्चे का माँ-बाप को भी पता नहीं है। और आज और एक चीज़ क्या है, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन। इतना कॉम्पिटिशन ज़रूरत नहीं है। मेरे क्लास के जो बैक बेंचर्स थे, टुडे दे आर वेरी सक्सेसफुल, वेरी, वेरी सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं को, जैसा आपने बताया, यंग जनरेशन में आज के दौर में ना रील बनाना, सोशल मीडिया पे फेमस होना एक होड़ सा मचा हुआ है और देश के हर एक घर में सब लोग यही कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा सभी युवाओं से, जितने भी लोग हैं आज के दौर में सोशल मीडिया पे आप रील बना रहे हैं, बनाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। पर आप एक किसी स्पेसिफिक कैटेगरीज के तहत आप काम कीजिए। जैसे हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ऐसे लोगों का पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, लाइक जैसे डॉक्टर्स हो गए, या कोई अगर समाज में जिन्होंने अच्छा योगदान किया है उनके वीडियोस हम लोग बनाते हैं। तो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे हम फोकस कर रहे हैं। बट अनदर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारा इनकम का जरिया नहीं है। हमारा इनकम का जरिया है ट्रेडिशनल बिजनेस। ये हम एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन लोगों का साथ शेयर करना चाह रहे हैं जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो। जितने भी मेरे श्रोता हैं, आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा, आप एक लेवल तक इस चीज़ को करें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। आगे इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा कि किस तरह से नशा और मस्तिष्क की बीमारी का असर पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर और पूरे स्वास्थ्य के ऊपर इसका कैसे इम्पैक्ट करता है? अगर कोई नशा करता है, जैसे अभी आपने बताया कि कोई ड्रग्स का सेवन करता है, कोई ड्रिंक लेता है, बहुत सारे लोग तो
आज हमारे श्रोता हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग नींद के कारण ड्रिंक्स लेते हैं रोज रात में, बेशक बेशक। कंटिन्यू ड्रिंक्स लेते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे, और क्या ज्यादा ड्रिंक कंटिन्यू लेना भी एक दिमागी बीमारी को उत्पन्न कर सकता है? अ, अगर एक मनोचिकित्सक के हिसाब से अगर मुझे पूछेंगे नशे के बारे में, और जाहिर सी बात है नशा बोलते हैं हम लोग सबसे पहले ड्रग्स और अल्कोहल ये सब की बात आती है। ये बहुत बड़ा अभिशाप है आज के युवाओं के लिए, बहुत बड़ा अभिशाप है। ये कोई अच्छा रास्ता है ही नहीं। आपका जो सबसे ज़्यादा कॉमन नशा जो है, जैसे कि सिगरेट ले लीजिए, गांजा ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, और भी कुछ अजीबोगरीब सब टैबलेट्स आ गए हैं वो सब ले लीजिए। सारे के सारे ये दवाएं जो है दिमाग में ही काम करता है। और इन लोग का सबसे बड़ा पावर इस बात का है कि ये आपको शुरू-शुरू में आपको कुछ अच्छे असर दिखाएगी। शुरू-शुरू में आपको बड़ा मस्त लगेगा, आपको रिलैक्स लगेगा, आप बहुत अच्छे महसूस करेंगे। बाद में नशे का मतलब ये है कि आप इस दवा के बिना आप जी नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। और ऐसे भी है लोगों का कि ऐसे नशे में फँस गए हैं, जब नशे की दवा उसको नहीं मिला, तो वो सुसाइड कर लिया। फिर नशे के साथ बाकी बहुत सारा बेकार चीज़ें हैं। एक तो ऑलरेडी आपका ब्रेन को खराब कर रहा है, आपके लिवर को खराब कर रहा है। उसके अलावा कुछ ओपिएट ग्रुप का दवाएँ ऐसे हैं कि वो आप इंजेक्शन से लेते हैं। इंजेक्शन के ज़रिए से फिर वो एड्स, हेपेटाइटिस बी का बीमारियाँ ले आते हैं। दूसरी बात है कि कभी-कभी ओवरडोज़ ले लेते हैं। मतलब वो नशे के चक्कर में कितना डोज़ लेगा, हमारे बॉडी का भी तो एक लिमिट है। वो ज़्यादा ले लिया, वही खत्म हो गया। तो भरा हुआ है ऐसे केस है। और इसमें तो खैर नशे का आमदनी होना इंडिया के अंदर वो तो सरकार का काम है, कम करना चाहिए। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को बीच में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और इतना इतना अच्छा तरबियत देना चाहिए कि वो ज़िंदगी का लड़ाई में बचने के लिए नशे की तरफ ना जाए। और नशा कोई बचने के लिए पहले नहीं जाता है। पहले लोग नशे में मज़ा करने के लिए जाता है, फिर उसमें फँस जाता है चंगुल में और निकल नहीं पाता है। लेकिन ये भी जान के रखिए कि नशे छुड़ाने के भी बेहतरीन इलाज आजकल अवेलेबल है। लोग नशे के चंगुल से निकाल के भी बहुत कुछ किया हुआ है। तो हम लोग का ये मैसेज भी आप लोग भेजिए आसपास में कि नशा करना तो बहुत गलत बात है, और कोई अगर नशा में फंस भी गया उसका बेहतरीन इलाज है। और उस इलाज इंडिया में कई तरह से अवेलेबल है। उसमें साइकोथेरेपी भी है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, और उसमें मेडिकल थेरेपी भी है। एक हमारे श्रोता है, उन्होंने, मैंने अभी आने से पहले जब मैंने एक पोस्ट डाला था कि आज हम एक साइकेट्रिस्ट के साथ हमारा पॉडकास्ट शूट है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वो बिना शराब के एक भी दिन सो नहीं सकते। रोज 2 पैक लगाते हैं शराब के, पर 2 पैक लगाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाते। तो इतने सारे, बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जो शराब लेते हैं, और स्पेशली नींद के लिए, या फिर वो दिन भर के काम को करने के बाद थकान मिटाने के पर्पज से वो लेते हैं। तो ये जो शराब है, ये कितना इम्पैक्ट करता है हमारे शरीर पे और हमारे मस्तिष्क पे? एक रिसर्च ये भी बताया कि बीच में बड़ा हल्ला हुआ था कि आपका रेड वाइन आपके स्वास्थ्य के लिए, हार्ट के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कुछ नहीं है। शराब एनी अमाउंट, एनी फ्रीक्वेंसी, मतलब आप थोड़ा सा रोज़ ले रहे हैं या हफ्ते में 2 दिन खूब जम के ले रहे हैं, या एक पर्टिकुलर अमाउंट ले रहे हैं और कम ले रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा के नहीं ले रहे हैं, फिर भी शराब आपका कोई ना कोई नुकसान कर रहा है। यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है, जो केस आपने बताया है, वो सिर्फ शराब लेता नहीं है, उसको शराब का नशा हो चुका है। हम लोग जो देखिए सोशल ड्रिंक है शराब, तो उसको हम नशेड़ी नहीं बोलते हैं, उसको नशेड़ी बोलते हैं। उसको शराब बिना चलेगा नहीं। इस बंदे का अभी देखिए, बिना शराब नींद नहीं आती है, और थोड़ा आगे पूछिएगा कि बिना शराब वो काम भी नहीं कर सकता है। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो एक तरह से बड़ा मज़ेदार बात यह है कि, और एक एग्जांपल आपको देंगे, आपका पैर में चोट आ गया, तो आपने एक हाथ में एक डंडा लिया, डंडा लेके आप थोड़ा चलने की कोशिश किया, आपको पैर का चोट ठीक हो गया, तो डंडा को आपको फेंक देना चाहिए। डंडा अगर आपके साथ के चिपक के रह जाए तो आपके लिए दिक्कत है। तो नशे का चीज़ ऐसा ही है। आपको थोड़ा दिन शायद आपको कॉन्फिडेंस दिया, थोड़ा दिन आपको रिलैक्स किया, और उसके बाद आपको पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो आपको तो बर्बाद कर देगा। और मेरा लाइफ का पहला शराब का पेशेंट जो है, वो डेथ हुआ था उसका, उसका लिवर सड़ गया था। उसको हम लोग 40 बोतल्स ब्लड चढ़ाए थे, बचा नहीं पाए। अफसोस की बात है, वो खुद डॉक्टर था, भगवान उनका भला करे। लेकिन उनको लगता था कि मैं तो सब संभाल लूंगा, मैं डॉक्टर हूँ। एक टाइम ऐसा आया कि ऐसा उनका लिवर पूरा बिल्कुल सड़ गया। उस ज़माने में इलाज नहीं था। आज से मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट था। तो हम लोग को खो बैठे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
जो शराब लेने वाले, शराब को कंज्यूम करने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं और अंत में जाके उनका लीवर डैमेज होता है और तरह-तरह की ऑर्गन प्रॉब्लम होती है उनको, जिसके कारण उनका डेथ तक भी हो जाता है। इसीलिए मैं समय रहते हुए सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप शराब का सेवन करते हैं, लगातार करते हैं, तो आप किसी न किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, तो डॉक्टर अब्दुल बशीर से अच्छा कोई मनोचिकित्सक नहीं हो सकता है, जो आपको एक इंग्लिश मेडिसिन से रिलेटेड भी आपको हेल्प करेंगे, साथ में एक आपको सलाह भी देंगे, आपको अच्छी सलाह देंगे, आपके साथ अच्छा काउंसलिंग करेंगे और आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और आप शराब को छोड़ पाएँगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से मेंटल हेल्थ हमारे पूरे शरीर के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है वो है सिर्फ हमारा मस्तिष्क। तो इस मस्तिष्क के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है और इस एक वीडियो के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि एक अवेयरनेस हो, लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचे और जो लोग भी इस दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या दिल्ली से बाहर भी रहते हैं और डॉक्टर साहब से अगर कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डॉक्टर साहब का डिटेल होगा। मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा, थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ-कहाँ बैठते हैं और किस तरह से आपका ये जो पूरा करियर रहा है, थोड़ा अपने बारे में बताइए? देखिए, मैंने एमबीबीएस जो किया था वो उड़ीसा का कटक मेडिकल कॉलेज से किया था। बहुत ही अच्छा नामी मेडिकल कॉलेज है। फिर रांची में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री है जो कि वर्ल्ड फेमस है। इंडिया और एशिया का ओल्डेस्ट दिमाग का हॉस्पिटल है वो। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली में सबसे पहले मैंने जीबी पंत हॉस्पिटल जॉइन किया था। उसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जॉइन किया था। वहाँ से फिर निकल के मैं होम मिनिस्ट्री सऊदी अरब चला गया, वहाँ काम किया। फिर वहाँ से मैं हेल्थ मिनिस्ट्री इंग्लैंड गया, वहाँ भी काम किया। फिर मैं इंडिया में आ गया। इंडिया में आने के बाद आपने हमदर्द यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, जी, वहाँ जी। मैंने सेक्रेटरी पढ़ाया। आईपी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वहाँ भी मैंने जी, सेक्रेटरी पढ़ाया और मैं अपना प्रैक्टिस जो है साउथ साउथ पार्ट ऑफ दिल्ली में करना शुरू किया। तो आज के दिन में हज़रत निज़ामुद्दीन में और आपके पुल प्रहलादपुर बदरपुर के पास एक जगह है, ये सब जगह में मेरा क्लिनिक है। और एक नया चीज़ ये कोरोना के बाद होके निकला है, वो है ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी माइल्ड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के लिए काफ़ी कामयाब रहा है। और बिलीव मी, मेरा पेशेंट जो है ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंग्लैंड, अमेरिका और मिडल ईस्ट का हर एक कंट्री में है। तो भगवान को बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे एक डॉक्टर प्लस एक साइकियाट्रिस्ट बनाए हैं। और जो डिप्रेशन का जो पेन होता है, सोचिए कितना पेनफुल होता है कि बंदा जीने का उम्मीद छोड़ देता है, खुद अपने आप जान ले लेता है। तो उस लेवल से लोग निकल के एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, ये उसका राइट है। एक मरीज़ को अच्छा इलाज पाना, एक अच्छे से ठीक हो जाना, उसका राइट है, उसका हक है। और हम बिल्कुल एक बहुत ईमानदारी के साथ इलाज करते हैं। और बिलीव मी, बहुत ही अच्छा इलाज मेडिकल की तरफ से, थेरेपी की तरफ से अवेलेबल है। आप आज़मा के तो देखिए, आपको ज़बरदस्ती कोई दवा थोड़ी खिलाएगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि एग्ज़ाम्पल है कि कोई बंदा डूब रहा है, उसको उठाने के लिए हम लोग हाथ बढ़ाएँगे, पहले उसको भी तो हाथ बढ़ाना होगा। बिल्कुल। तो आप लोग के अंदर में सबसे पहले हेल्प चाहिए, ये एटीट्यूड आना चाहिए। और साइकियाट्री बीमारी से छुपा के कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप छुपा के भी इलाज करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बेस्ट है। आप फिज़िकली डॉक्टर के सामने आइए मत। आप ऑनलाइन अपना आइडेंटिटी किसी को डाइवल्ज, अच्छा हम लोग हर डॉक्टर लोग कसम खा के जब डॉक्टरी करते हैं, कसम खाते हैं कि हम लोग आपके बारे में किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। आपके घर वाले भी पूछेंगे तो हम नहीं बताएँगे, अगर आप मना करेंगे तो। तो प्राइवेसी इज़ गारंटीड। आप लोग का पूरा प्राइवेसी रखते हुए हम इलाज करेंगे, ठीक है? और तो कोई डॉक्टर साहब आपसे ऑनलाइन अगर कंसल्टेशन कराना चाहे तो वो किस तरह से कर सकते हैं आपसे देखिए ऑनलाइन सेम कंसल्टेशन? उन लोग मेरा ईमेल में, मेरा व्हाट्सएप मोबाइल में इसी तरह से मुझे पहले मैसेज करें और उसके बाद हम लोग फिर तरीका बता देंगे। और व्हाट्सएप में कुछ नहीं, आपका वीडियो के ज़रिए से आपको पूरा बातचीत किया जाएगा और उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, जो प्रिस्क्रिप्शन कोरोना के पहले गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन इलाज बैन था, हुँ। अभी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है, तो आप मेडिसिन लीजिए। लेकिन एक बात और भी हम बताना चाहेंगे कि कोई भी स्पेशल मेडिसिन है ना, वो सुपरवाइज़ होना चाहिए। मतलब आप जब कोई भी दवा लेंगे, तो आपको डॉक्टर से बीच-बीच में पूछते रहना है कि भाई यही डोज़ लूँ या कम करूँ या बेसी करूँ? ऐसा मत सोचिए कि इस दवा से मैं ठीक हूँ, तो मैं लगातार ले लूँ। जैसे आपके मदर के केस में क्या हुआ था, तो उनको बेहतर लगा था स्लीपिंग टैबलेट लेकर, वो चालू रखी थी।
हुँ। तो हमारे साइकियाट्रिक मेडिसिन भी सबको भारी भरकम होता है, उसको बीच-बीच में निगरानी होनी चाहिए डॉक्टर के थ्रू से। अभी डॉक्टर साहब सबको एग्ज़ाम ये आने वाला ही है, अभी एग्ज़ाम सारे तो बच्चे एग्ज़ाम एग्ज़ाम के लिए हैं। एग्ज़ाम फ़ोबिया तो लेके क्या अलग से टिप्स कीजिए। देना चाहेंगे आप सभी बच्चों देखिए, को? एग्ज़ाम एग्ज़ाम से डरना नहीं है। और एक चीज़ मैंने अभी-अभी बताया, आपका एग्ज़ाम देना, ये आपका हेल्दी दिमाग का काम है, तो दिमाग को हेल्दी रखिए। तो दिमाग को हेल्दी रखने का एक टिप्स मैं ज़रूर देता हूँ अभी। जैसा मैंने अभी-अभी बोला कि मैं दिमाग वाला डॉक्टर हूँ, मैं अपना दिमाग भी कैसे ठीक रखता हूँ। 4 बहुत अच्छा चीज़ भगवान ने ऑलरेडी हमें गिफ्ट कर चुके हैं। नंबर 1 है भगवान खुद, जिसके पास भगवान है वो कभी अकेला नहीं है। भगवान को दिन में 10 मिनट ज़रूर बुलाइए। नंबर 2, हमारा जो शरीर है ये एक्सरसाइज़ माँगता है। आपको एक दिन में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज़ करना चाहिए। नंबर 3, आपका खाना-पीना बहुत ज़रूरी है अच्छा होना। और ये जो आज का जंक फूड के, इसके बारे में भी एक अलग टॉक हो सकता है, लेकिन छोड़िए। हेल्दी खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, सब्ज़ी, सलाद, फल ज़्यादा खाइए। और आखिर में ये भी रखिए, एक अच्छे संगत रखिए, सत्संग स्वर्गवास, असत्संग सर्वनाश। तो आप जो है अच्छे लोगों के बीच में उठ बैठ करें, जिन लोग नशा भांग करता है उनके बीच में मत जाइए। और आप एक हॉबी कल्चर कीजिए। उन लोग गिफ्टेड है जो ड्राइंग बनाता है, वो गिफ्टेड है जो गाना गाता है, वो गिफ्टेड है जो डांस करता है, कोई भी गिफ्ट और जो खेलता है वो तो बहुत अच्छा हॉबीज़ है। हॉबीज़ को परस्यू करिए। आप चुपचाप मत बैठिए, कोई ना कोई हॉबीज़ आप निकालिए और आप देखिएगा आपके ब्रेन में बहुत सुकून मिलेगा, आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो हर बच्चों के अंदर में बहुत पोटेंशियल है। तो एक खुश बच्चा ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है और आप बहुत आगे जाएँगे। मेरी तरफ से बहुत दुआ रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आपने हमें समय दिया और आपके तजुर्बे से हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। अगले पॉडकास्ट में भी हम आशा करेंगे कि आपके साथ और अदर मुद्दों पे डिस्कशन करें, जैसे खान-पान के विषय पे हो गया और भी कई विषय के ऊपर हम लोग कोई स्पेशली अगर कोई बीमारी है, जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं, अगर वो अपना कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत चीज़ें कवर किया और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और आशा करता हूँ हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके बहुत सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और जिनको अगर कोई परेशानी होगा वो आपसे कंसल्टेशन करा के अपनी बीमारियों का इलाज करा पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने हमें समय दिया और आपके तजुर्बे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं दिल से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के बताए हुए नुस्खे के ऊपर जितने आप लोगों को ये सारे समस्याओं का समाधान का उत्तर मिला है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट और अपने सभी साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सबको शेयर करें, क्योंकि हम तो इस वीडियो को इस वजह से बना रहे हैं ताकि हमारे दर्शकों का इसमें बहुत हल निकल सके और बहुत हेल्पफुल हो सके ये वीडियो, क्योंकि सभी के पास इतनी समस्याओं का समाधान नहीं है या फिर सब लोग इस प्रकार से जाके डॉक्टर के पास अपने मन की बात नहीं कह सकते। तो हमने आपके मन की बात को उठाया है, आपके प्रश्नों को उठा के डॉक्टर साहब के सामने हमने रखा है और डॉक्टर साहब ने बड़ी बखूबी अपने अंदाज में अपने 35 साल के तजुर्बे से उन्होंने उत्तर दिया है। इसलिए ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।